नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 29 अगस्त 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री 5.0 से संबंधित, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0। दूसरा आर्टिकल गणेश चतुर्थी के ओरिजिन से संबंधित है और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज करने से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में कंटेक्स्ट तो देखो वही दिया जाता है कि यूएसए ने इंडिया के ऊपर लगा दिए 50% टैरिफ, और बदले में सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार ने जवाब दिया वोकल फॉर लोकल एंड आत्मनिर्भर भारत। वोकल फॉर लोकल का मतलब है कि हमारे देश की जनता को ना लोकल प्रोडक्ट्स को हमेशा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उनको ज़्यादा यूज करो, और विदेशी प्रोडक्ट्स को नो। और दूसरी चीज़ आत्मनिर्भर भारत, मतलब सेल्फ रिलायंट इंडिया, ऐसा इंडिया जो किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट ना हो। तो ये सरकार का जवाब है ट्रंप के टैरिफ के अगेंस्ट। लेकिन राइटर एक चीज़ बोलते हैं, राइटर बोलते हैं वोकल फॉर लोकल कब सक्सेसफुल होगा? तब सक्सेसफुल होगा जब देखो हमारे प्रोडक्ट्स लोग खरीदेंगे। और हमारे प्रोडक्ट्स लोग कब खरीदेंगे? जब देखो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड क्लास के होंगे, उनकी क्वालिटी बेस्ट होगी और दाम भी ठीक होंगे। अब यहीं पे आता है असली सवाल, हम भारत में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाएंगे कैसे? सिर्फ देखो फैक्ट्रीज लगाने से वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। हमें करनी होगी इनोवेशन, नए आइडिया से, नए डिजाइन से, और ये सब इंडिया में होना चाहिए, इंडियंस के द्वारा, फॉर द एंटायर वर्ल्ड। इसी सपने को पूरे करने में ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 या फिर इंडस्ट्री 5.0 का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इससे पहले कि हम इंडस्ट्री 5.0 की बात करें, एक बेसिक जो बैकग्राउंड है, पास्ट में जो रेवोल्यूशंस आई उनका मैं आपको दे देता हूं। ये देखो, आप तस्वीर देख ही रहे हो। इंडस्ट्री 1.0 1780s में देखने को मिली। इसमें क्या था? ये स्टीम इंजन की क्रांति थी। पहली बार मशीन्स का इस्तेमाल हुआ। एग्जाम्पल, ब्रिटेन की कपड़ा मिले, हाथ की जगह देखो मशीन से कपड़ा बनने लगा। फिर आता है इंडस्ट्री 2.0 1870s में आई। इसमें क्या था? इसमें देखो असेंबली लाइन बनी। असेंबली लाइन जैसे कार है, पहले तो देखो सारे बंदे मिलके ना कार का निर्माण करते थे। एक कार का निर्माण बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन फिर ना असेंबली लाइन का इन्वेंशन हो गया कि एक मशीन चलती रहेगी, उसमें एक पर्सन बार बार स्टीयरिंग लगा रहा है, एक पर्सन सिर्फ ब्रेक लगा रहा है, एक पर्सन सिर्फ कार का कोई दूसरा हिस्सा लगा रहा है। तो इस प्रकार से ना असेंबली लाइन बन गई। असेंबली लाइन जब बन गई तो कारों की मैन्युफैक्चरिंग वो सब आसान हो गई। तो इंडस्ट्री 2.0 जो थी वो बिजली की क्रांति थी, और असेंबली लाइन का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। ये बिजली की क्रांति थी, इलेक्ट्रिसिटी की क्रांति, मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, एक साथ लाखों चीजें बननी स्टार्ट हो गई। फिर देखो इंडस्ट्री 3.0 आया 1970s में। ये देखो कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की क्रांति थी, ऑटोमेशन की शुरुआत हो गई, मशीन्स के द्वारा कंप्यूटर्स को कंट्रोल किया जाने लगा। तो ये था इंडस्ट्री 3.0। इसके बाद आता है इंडस्ट्री 4.0। 2010 से इसकी शुरुआत हो गई। अब ये जो इंडस्ट्री 4.0 है ना, ये क्रांति अभी चल रही है। ये इंटरनेट और डेटा की क्रांति है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एआई है, बिग डेटा है, ये सब आता है इंडस्ट्री 4.0 में। आपको एग्जांपल देता हूं इंडस्ट्री 4.0 में क्या चीजें आ सकती हैं। जैसे एक स्मार्ट फैक्ट्री, जहां पर देखो मशीनें आपस में ना बात करती हैं, सेंसर डेटा भेजते हैं कि कौन सी मशीन कब खराब हो सकती है। जैसे टेस्ला की जो एक गीगा फैक्ट्री है ना, सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका। सब कुछ, सारी मशीनें आपस में कनेक्टेड है, एक मशीन से इंफॉर्मेशन दूसरी मशीन में जाती है। तो ये हमने बात कर ली पास्ट रेवोल्यूशंस की। अब बात करते हैं जिस पे आज का आर्टिकल फोकस करता है, इंडस्ट्री 5.0। इंडस्ट्री 5.0 ये क्या है? यहां पे एक कोट देखिए, रीइमेजिन्स टेक्नोलॉजी नॉट एज ए रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमंस बट एज ए पार्टनर। ये सबसे स्ट्रॉन्ग कोट है जो डिफाइन करता है इंडस्ट्री 5.0 को।
मतलब कि टेक्नोलॉजी इंसान को हटाने के लिए नहीं है, बल्कि इंसान के साथ मिलकर काम करने के लिए है। और यही लाइन जो है बेस है, यही लाइन एक्सप्लेन कर देती है इंडस्ट्री 5.0 को। समझ गए डिफरेंस क्या है इंडस्ट्री 4.0 और 5.0 में? देखो, जो इंडस्ट्री 5.0 है ना, वो किस चीज पे फोकस करती है? ऑटोमेशन पे फोकस करती है, एफिशिएंसी पे फोकस करती है, काम कितना फास्ट हो इस चीज पे फोकस करती है। स्मार्ट सिस्टम होने चाहिए, जैसे स्मार्ट फैक्ट्री है। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री 5.0 है ना, वो फोकस करती है ह्यूमन और मशीन के कोलैबोरेशन पर। ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन, ह्यूमन बिल्कुल सेंटर में है इंडस्ट्री 5.0 के। ह्यूमन को इग्नोर नहीं किया गया है इंडस्ट्री 5.0 रेवोल्यूशन में, ह्यूमन को बल्कि सेंटर में रखा गया है। दूसरा सस्टेनेबिलिटी, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो ऐसी टेक्नोलॉजी। और तीसरा रिजिलियंस, रिजिलियंस मतलब मुश्किल वक्त में भी टिकने की ताकत। 3 पिलर्स हैं, मैं तीनों को फिर से डिफाइन कर देता हूं। अगर कोई आपसे पूछे इंडस्ट्री 5.0 जो है किन चीजों पर आधारित है, कैसी रेवोल्यूशन है, तो आप 3 चीजें बता सकते हो। 3 पिलर्स हैं इंडस्ट्री 5.0 के। सबसे पहले है ह्यूमन सेंट्रिसिटी। ह्यूमन सेंट्रिसिटी मतलब टेक्नोलॉजी इंसान के लिए है, इंसान टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। वर्कर की सेफ्टी, वर्कर की वेलबींग, वर्कर की स्किल्स सब इंपॉर्टेंट हैं। आपको एग्जांपल देके बताता हूं। एक ऐसी फैक्ट्री जहां पे देखो जो हैवी लिफ्टिंग का काम है, मतलब भारी भारी चीजें उठाने का जो काम है, वो करते हैं कोबोट्स। आप बोलोगे सर ये कोबोट्स कौन है? कोबोट्स मतलब कोलैबोरेटिव रोबोट्स, ऐसे रोबोट्स जो ह्यूमन बींग्स के साथ में मिलकर काम करते हैं। तो भारी भरकम चीजें उठाने का काम कोबोट्स करते हैं। और इससे क्या होता है, वर्कर की पीठ पे जोर नहीं पड़ता और वो अपना दिमाग डिजाइन और क्वालिटी चेक में लगाता है। लेकिन भारी भरकम काम रोबोट्स कर रहे हैं, लेकिन दिमाग किसका चल रहा है? ह्यूमंस का। ह्यूमंस के लिए टेक्नोलॉजी है, उस पर ज्यादा जोर ना पड़े, उसकी पीठ पे जोर ना पड़े, इसलिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ह्यूमंस सेंटर में है इंडस्ट्री 5.0 के। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब प्लेनेट का भी ध्यान रखना, ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करना जो इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाए, सर्कुलर इकोनॉमीज को बढ़ावा देना। सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें रीयूज रीसाइकल पे ज्यादा फोकस होता है। आपको एग्जांपल देके बताऊं सस्टेनेबिलिटी का एग्जांपल, मतलब एआई का यूज करके फैक्ट्री का जो एनर्जी कंजप्शन है ना, वो ट्रैक करना और उसे 30% तक कम करना। जैसे वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करने के नए तरीके निकालना। तो ये सब एग्जांपल है सस्टेनेबिलिटी के। फिर तीसरा जो पिलर है इंडस्ट्री 5.0 का, वो है रिजिलियंस। रिजिलियंस मतलब जैसे मैंने पहले बताया, मुश्किल वक्त में टिकने की ताकत। जैसे देखो कोविड-19 की महामारी आई, इस दौरान ना सप्लाई चेन्स टूट गई। इंडस्ट्री 5.0 ऐसी सप्लाई चेन्स बनाना चाहता है जो फ्लेक्सिबल हों, जो एकदम से अचानक से बदलाव आता है ना, उसको झेल जाए। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूं, क्या बन सकता है? जैसे देखो एक फैक्ट्री 3D प्रिंटिंग यूज करती है, और अगर कोई पार्ट बाहर से नहीं आ पा रहा है तो वो उसे फैक्ट्री में ही प्रिंट कर लेती है, प्रोडक्शन नहीं रुकता। समझ गए? 3D प्रिंटिंग से क्या है, पार्ट बाहर से नहीं आ पा रहा है, फैक्ट्री के अंदर प्रिंट कर दो। ये भी इंडस्ट्री 5.0 का पार्ट है। तो ये 3 पिलर्स हैं, याद रखिएगा, ह्यूमन सेंट्रिसिटी, सस्टेनेबिलिटी और रिजिलियंस। तो ये हमने बात कर ली इंडस्ट्री 5.0 की। लेकिन इंडिया के लिए इसमें क्या है इस नई रेवोल्यूशन में? देखो इंडिया के पास में ना अभी सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। एक आर्टिकल हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे, कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड टिकिंग टाइम बॉम्ब है। लेकिन देखो अगर हमें हमारे यूथ को यूज करना है ना, तो 2 तरह की स्किल्स चाहिए यूथ के पास में। एक तो चाहिए हार्ड स्किल्स और दूसरी सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स जैसे देखो एआई बनाना और एआई को यूज करना, इसके अलावा रोबोटिक्स है, जैसे रोबोट्स को डिजाइन करना, रोबोट्स को ऑपरेट करना। फिर डेटा एनालिटिक्स है, बड़ा बड़ा डेटा नहीं होता, उस डेटा को समझना और उसके बेस पे डिसीजन लेना। साइबर सिक्योरिटी है,
डिजिटल सिस्टम जो होते हैं उनको हैक होने से बचाना, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करवाना, ये सब हार्ड स्किल्स के एग्जाम्पल हैं। सॉफ्ट स्किल्स के एग्जाम्पल्स जैसे देखो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी मतलब नए आइडियाज सोचना। रोबोट्स देखो कॉपी कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते। फिर देखो इमोशनल इंटेलिजेंस है जो हम पढ़ते हैं, लोगों की फीलिंग्स को समझना, कस्टमर से कनेक्ट करना। फिर क्रिटिकल थिंकिंग है, मतलब प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, सही सवाल पूछना। और आपको एग्जांपल देता हूं जो हम एथिक्स में भी यूज करते हैं, जैसे एडेप्टेबिलिटी है। एडेप्टेबिलिटी मतलब नए माहौल में जल्दी से एडजस्ट हो जाना। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, एआई देखो बहुत बढ़िया ढंग से एक्सरे एनालाइज कर सकता है, लेकिन पेशेंट को बुरी खबर कैसे देनी है ये एक डॉक्टर की इमोशनल इंटेलिजेंस ही बता सकती है। यानी यहां पे भी ह्यूमन और मशीन के कोलैबोरेशन की आवश्यकता है। समझ गए? तो अब लास्ट में सॉल्यूशन देते हैं राइटर। सारा सॉल्यूशन स्लाइड्स में दिए हुए हैं, मैं बस आपको थोड़ा लिख के बता देता हूं ताकि थोड़ा ट्यूशन वाला फील आए। जैसे छोटी क्लासेस में टीचर ऐसे लिख के नहीं समझाता था, वैसा फील आए। देखो सॉल्यूशन इसका ये है, इसके लिए ना इंडस्ट्री 5.0 में हमें बढ़िया करना है तो ना हमें क्लियर रोड मैप चाहिए, एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए जो इंडस्ट्री 5.0 के लिए ना क्लियर डायरेक्शन दे, ताकि सब एक ही दिशा में काम करें। पहली चीज। दूसरी चीज, सबको देखो मिल के काम करना होगा, कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाने की हमें आवश्यकता है। सबको मिलके जब हम बात करते हैं तो एक तरफ गवर्नमेंट है जो पॉलिसीज बनाए, फंडिंग दे, प्लस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो नए कोर्सेज लेके आए इंडस्ट्री 5.0 से संबंधित, अपने करिकुलम को अपडेट करें। तीसरे नंबर पे फिर इंडस्ट्री वाले भी हैं, इंडस्ट्री वाले रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दें, इंटर्नशिप ऑफर करें। तो सबको ना मिल के काम करना होगा, कोलैबोरेटिव अप्रोच की आवश्यकता है। तीसरे नंबर पे आप ना टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज पे फोकस करो। सिर्फ देखो बेंगलुरु, गुड़गांव, इन पे फोकस मत करो। और बहुत बढ़िया सिटीज हैं, कोयम्बटूर है, इंदौर है, लखनऊ है, इन शहरों तक आप इंडस्ट्री 5.0 को लेके जाओ। वहां पे जो यूथ है उनको मौका मिलना चाहिए, वहां की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है ना उनको मॉडर्नाइज बनाया जाए। फिर देखो राइटर ये बताते हैं सरकार ने अभी तक किया क्या है। सरकार ने ना 2025 के साल को ईयर ऑफ एआई डिक्लेयर किया है। इससे एआई को करिकुलम में लाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या है, टीचर्स को ना ट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि अगर टीचर्स अपडेट होंगे तभी स्टूडेंट्स अपडेट हो पाएंगे। और सरकार स्टार्टअप को प्रमोट करने को लेके पॉलिसी बना रही है, तो ये सब काम सरकार कर रही है। लेकिन देखो कंक्लूजन अगर मैं आपको दूं, कंक्लूजन ये निकलेगा, इंडस्ट्री 5.0 ना अभी शुरू हो रहा है, 2030 तक ये मेन स्ट्रीम हो जाएगा। मतलब हमारे पास सिर्फ 5-6 साल हैं तैयारी के लिए। अगर हमने अभी फोकस कर लिया तो हम इस रेवोल्यूशन के ना सेंटर स्टेज पे होंगे, और अभी हम चूक गए तो फिर देखो पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। एक फेमस लाइन है, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट द फ्यूचर। इंडस्ट्री 5.0 हमें अपना फ्यूचर क्रिएट करने का मौका दे रही है। और बात यहां पे सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलने की नहीं है, सोच बदलने की है। हमें अभी हमारा जो टैग लगा है ना इंडिया का, वो सर्विस प्रोवाइडर का लगा है कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये लोग। हमें टैग मिलना चाहिए प्रोडक्ट क्रिएटर का। तो इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फिर से इंडियन एक्सप्रेस का है। गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के ओरिजिन से संबंधित बातें की गई हैं इस आर्टिकल में, और यह आर्टिकल लिखा गया है अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा। हमारे जो फॉर्मर सीजीआई है ना डीवाई चंद्रचूड़, उनके बेटे हैं ये अभिनव चंद्रचूड़। तो ये कहानी बताते हैं कैसे स्टार्ट हुआ गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल। सबसे पहले आप बैकग्राउंड समझिए। साल था 1894 का, जगह थी पूना, यानी आज के पुणे। उस वक्त देखो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे ना वो थे लॉर्ड हैरिस। इनका पूरा नाम था जॉर्ज रॉबर्ट कैनिंग हैरिस। ये जो गवर्नर थे ना उस समय, बल्कि
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हुआ करते थे। तो ना इन्होंने ना एक सर्कुलर जारी किया जो बहुत कंट्रोवर्शियल था। सर्कुलर में ये लिखा गया था, हिंदू प्रोसेशंस निकलते थे ना, जैसे हिंदू धार्मिक यात्राएं, जब भी वो मस्जिद के पास से गुजरे ना, तो उन हिंदू धार्मिक यात्राओं को ना म्यूजिक बजाना बंद कर देना था। इसे देखो कर्टसी यानी शिष्टाचार का नाम दिया गया। लेकिन देखो ये सेम रूल ना मुस्लिम प्रोसेशंस पे लागू नहीं था। जब मुस्लिम धार्मिक यात्राएं निकलती तो उनको नहीं बोला गया था कि आप मंदिर के आगे से निकलो तो आप गाना बजाना बंद कर दो। तो ये साफ तौर पे ना उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, बांटो और राज करो। ब्रिटिशर्स ने ना 1857 के बाद ये सीख लिया था कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक रहे तो उनका राज खतरे में पड़ सकता है। तो इस सर्कुलर ने ना एक चिंगारी लगा दी, एक कम्युनल टेंशन का माहौल पैदा कर दिया था। अब हुआ ये, इस सर्कुलर के आने के बाद में ना, इस सर्कुलर के आने के कुछ ही महीनों बाद जुलाई 1894 में ना एक घटना घट गई। घटना क्या घट गई? देखो हम भक्ति मूवमेंट में ना महान संतों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे संत ज्ञानेश्वर हैं, संत तुकाराम हैं। तो इनकी लिगेसी को ना सेलिब्रेट किया जाता है, खास करके महाराष्ट्र में हर साल। तो इनकी लिगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए ना हर साल एक यात्रा निकलती है, और इसे क्या बोलते हैं? इसे वारी बोलते हैं। जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ, और शायद मुझसे तो बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से वो जानते होंगे। तो हर साल ये यात्रा निकलती है जिसे वारी कहते हैं, और लोग ना इन संतों की पादुका को पालकी में रखकर पंढरपुर ले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी और पुरानी परंपरा है। तो संत तुकाराम की पालकी ना पूना से गुजर रही थी। जगह थी गणेश पेठ, वहां पे ना एक दरगाह थी। जैसे ही पालकी वहां दरगाह के सामने से गुजरती है ना, कुछ लोगों ने ड्रमर पे पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो पर्सन जो ड्रम बजा रहा था ना इस धार्मिक यात्रा में, उस पे पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया। तो फिर क्या हुआ, एक बहुत बड़ी ना झड़प स्टार्ट हो गई हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, यानी कम्युनल टेंशंस क्रिएट हो गई। तो ये वो दौर था जब देखो न्यूज़पेपर्स का रोल ना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। बाल गंगाधर तिलक का ना उस समय एक मराठी न्यूज़पेपर था जिसका नाम था केसरी। केसरी उस वक्त का ना सबसे ज़्यादा पॉपुलर और लोकल न्यूज़पेपर था। केसरी ने यह रिपोर्ट किया कि 50 मुस्लिम्स ने तुकाराम पालकी पे अटैक कर दिया। इस खबर से देखो हिंदू कम्युनिटी में ना गुस्सा फैल गया। उन्हें लगा कि उनके धर्म पर हमला है। और ये सारी घटना जानते हो कब हुई थी? ये सारी घटना हुई थी मुहर्रम से कुछ दिन पहले। अब यहां पे ना आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझो। उस जमाने में जो मुहर्रम हुआ करता था वो देखो सिर्फ एक मुस्लिम्स का फेस्टिवल नहीं हुआ करता था। आपको हैरानी होगी, उस जमाने में मुहर्रम सिर्फ मुस्लिम्स का फेस्टिवल नहीं हुआ करता था, बहुत सारे हिंदू भी मुहर्रम में पार्टिसिपेट किया करते थे। मुहर्रम में क्या होता था? ताबूत बनाया जाता था। ताबूत मतलब कोफिन। अब होता क्या था, उस कोफिन को लेके यानी ताबूत को लेके ना जुलूस निकाला जाता था जिसमें ढोल ताशे बजाए जाते थे, और आखिरी दिन ना इन ताबूतों को समुद्र या फिर नदी में इमर्ज कर दिया जाता था। इसे कहा जाता था सिंक्रेटिक कल्चर, जहां पे दो अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के फेस्टिवल में हिस्सा लिया करते थे। ये 1894 की हम बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिमों के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया करते थे और मुस्लिम हिंदुओं के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। लेकिन देखो जब ये पालकी वाला इंसिडेंट हुआ ना, पालकी वाला इंसिडेंट हुआ, ड्रमर पे पत्थर मारे गए, तो उसके बाद तो देखो तिलक ने केसरी न्यूज़पेपर में और बाकी जो दूसरे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स थे जैसे कलपात्रू न्यूज़पेपर या फिर मुंबई वैभव, इन सब ने हिंदुओं से अपील की कि इस साल ना मुहर्रम में हिस्सा ना लें और ताबूत भी ना बनाएं। ये सारे अपील की गई और मंदिरों पे पर्चे भी लगा दिए गए। पूना वैभव नाम से एक न्यूज़पेपर था, ये तो एक कदम आगे बढ़ गया। इसने ये लिख दिया, अगर देखो हिंदुओं को ऐसा ही जुलूस अगर निकालना है, ऐसी ही धार्मिक यात्रा निकालनी है, तो अपने भगवान के लिए निकालो, एक अलग जुलूस की तुम शुरुआत करो। ये देखो एक टर्निंग पॉइंट था। एक आवाज उठ रही थी कि हमें अपना एक फेस्टिवल चाहिए जो मुहर्रम जैसा ही ग्रैंड हो, भव्य हो। तो यहीं से देखो शुरुआत होती है
पब्लिक गणेश चतुर्थी की। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो इससे पहले गणेश चतुर्थी बनाई नहीं जाती थी। गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल तो सदियों पुराना है, लेकिन ना पहले लोग ना इसे थोड़ा प्राइवेट ढंग से बनाते थे। ये एक प्राइवेट फैमिली अफेयर हुआ करता था। लेकिन ये ग्रैंड कैसे बन गया, मतलब इसे धार्मिक यात्राओं के रूप में कैसा बनाया जाने लगा, तो यहीं से शुरुआत होती है। बेसिकली देखो उस समय ना गणेश चतुर्थी फेस्टिवल को मुहर्रम की तरह मॉडिफाइड कर दिया गया। पब्लिक प्रोसेशन स्टार्ट हो गए, जैसे ताबूत का जुलूस निकाला जाता था ना, वैसे ही गणपति जी की धार्मिक यात्राएं निकलने लगी। और पहले छोटी मूर्तियां होती थी, अब बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां होने लगी, प्रभावशाली मूर्तियां। और विसर्जन की बात आती है, जैसे ताबूत को विसर्जन किया जाता था ना, वैसे ही भगवान गणेश की मूर्तियों को विसर्जित किया जाने लगा। सबसे पहले देखो 13 सितंबर 1894 को भगवान गणेश की मूर्तियों को विसर्जित किया गया था। तो ये सब देखो सार्वजनिक गणेश उत्सव का जन्म है। ये एक सोशल रिएक्शन था, लोगों को सेलिब्रेशन का एक मौका चाहिए था। मुहर्रम से दूरी बनाई, उसकी जगह ले ली गणपति फेस्टिवल ने। अब आते हैं बाल गंगाधर तिलक के विजन पे। क्या यह फेस्टिवल सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ था? आर्टिकल कहता है देखो शुरुआत में यह ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, लेकिन तिलक ने ना इस फेस्टिवल में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल देखा था। सोचो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी, लेकिन कांग्रेस ना उस वक्त एजुकेटेड एलिट्स की पार्टी थी, सिर्फ अमीर और पढ़े लिखे लोगों की पार्टी थी, वो आम आदमी से जुड़ी हुई नहीं थी। तो तिलक ने ना इस गैप को समझ लिया था। उनको यह पता था अगर आजादी की लड़ाई जीतनी है तो मासिस को जोड़ना पड़ेगा, इस लड़ाई से आम जनता को जोड़ना पड़ेगा। और आम जनता को जोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? आम जनता को जोड़ने का सबसे आसान तरीका है धर्म और कल्चर से जोड़ देना। गणेश चतुर्थी ने देखो वही काम किया। गणेश चतुर्थी ने देखो सभी क्लासेस के हिंदुओं को ना एकजुट कर दिया, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, नॉन ब्राह्मण हो, सब एक झंडे के नीचे आ गए। तिलक ने इस फेस्टिवल को ना उस समय एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना दिया। मंडपों में पॉलिटिकल स्पीच होने लगी, पैट्रियोटिक गाने गाए जाने लगे और ब्रिटिश रूल के खिलाफ ना नाटक होने लगे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब पॉलिटिकल गैदरिंग बैन कर दी तो गणेश पंडाल पॉलिटिकल डिस्कशन का सेंटर बन गए थे। तिलक का यह मानना था कि गणपति जो है वो नेशनल रीजनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका एक न्यूज़पेपर था ना केसरी न्यूज़पेपर में वो 1895 में एक चीज लिखते हैं। वो बोलते हैं कि एक देश के लिए ना 3 चीजें जरूरी हैं। क्या? एक तो सबसे पहले कॉमन रिलीजन जरूरी है, दूसरे नंबर पे है कॉमन लॉ और तीसरे नंबर पे है कॉमन लैंग्वेज। ये बात उन्होंने उस समय बोली थी तिलक ने। ब्रिटिश ने हमें लॉज और एक कॉमन लैंग्वेज दे दी है। कॉमन लॉज तो आ ही गए थे उस समय, ब्रिटिशर्स लेके आ गए थे आईपीसी वगैरह। कॉमन लैंग्वेज उन्होंने दे दी थी इंग्लिश। तो तिलक ने कहा कि यूनाइटेड रिलीजन का जो एलिमेंट है वो हमें अभी लाना है, समझ गए? तभी एक यूनाइटेड नेशन बन पाएगा। तो इस चीज पे तिलक ने काम किया। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड एक टाइम बॉम्ब की तरह है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल की शुरुआत में ना रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक कोट मेंशन किया जाता है, डोंट लिमिट ए चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर शी वॉज बोर्न इन अनदर टाइम। बहुत गहरी बात है। इसका मतलब क्या है? बच्चों को देखो अपने पुराने ज्ञान तक सीमित मत रखो, क्योंकि देखो वो एक नए जमाने में पैदा हुए हैं। और ये कोट हमारे एजुकेशन सिस्टम पर ना एकदम फिट बैठता है। राइटर कहते हैं देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हम कई सालों से करते आ रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जो बिगनर है उनको बता देता हूं कि हमारे देश में आज के समय में यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। यूथ की पॉपुलेशन का ज़्यादा होना मतलब वर्किंग एज लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमी में और देश की जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। ये पोटेंशियल है हमारे पास में। लेकिन देखो दिक्कत ये है, हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है ना वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है अगर हमने समय पे स्टेप्स ना लिए तो। देखो हम हर साल ना मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स जो है ना वो पैदा कर रहे हैं, पर इनमें से ज़्यादातर तो अंडर एम्प्लॉयड हैं,
यानी अपनी क्वालिफिकेशन से नीचे की जॉब कर रहे हैं, या फिर अनएम्प्लॉयबल हैं, यानी जॉब के लायक ही नहीं है। आप सोच के देखो, बीटेक ग्रेजुएट जोमेटो डिलीवरी कर रहा है, या पीएचडी होल्डर पीएन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ये क्या है? ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। और जिसे जॉब ही नहीं मिल रही है वो अनएम्प्लॉयबल है। आप डेटा देखो, डेटा ये कहता है, देखो पिछले 10 सालों में 40 से 50% जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं ना, उनको जॉब नहीं मिली। और ये हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की बात कर रहे हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी तो बात ही मत करिए। जैसे आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, ये बात हम कर रहे हैं स्टेम के स्टूडेंट्स की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स की। प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको कितनी बड़ी है? तो गैप कहां पे है? गैप देखो 2 चीजों में है। एक तो एजुकेशन वर्सेस स्किल गैप, जिसकी बात हम काफी बार कर चुके हैं। एजुकेशन वर्सेस स्किल गैप मतलब कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है ना, और इंडस्ट्री को जो चाहिए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमें देखो स्विमिंग करना किताब से नहीं सिखाया जा सकता पानी में उतरे बिना। दूसरी चीज है डिग्री वर्सेस एम्प्लॉयबिलिटी गैप। डिग्री वर्सेस एम्प्लॉयबिलिटी गैप मतलब स्टूडेंट्स के पास में डिग्री तो होती है, पर देखो उस डिग्री की ना मार्केट में वैल्यू नहीं है। इस फेनोमेनन को ना एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जो बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन करते हैं एक ही लाइन में। वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है लैंड प्रिटचैट। वो बोलते हैं, एक लाइन पूछते हैं, वेयर हैज ऑल द एजुकेशन गोन? वेयर हैज ऑल द एजुकेशन गोन मतलब कि इतनी स्कूलिंग और डिग्री के बाद भी अगर देश की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है तो वो सारी एजुकेशन गई कहां पे? कितनी बढ़िया लाइन है, वेयर हैज ऑल द एजुकेशन गोन। तो यहां पे अब राइटर ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देते हैं। अभी तक के जो पॉइंट्स डिस्कस किए वो तो चलो देखो थोड़े घिसे पिटे ही टाइप हैं। आर्टिकल में अब ये बोला जाता है कि दुनिया देखो अब एआई से बदल रही है, ये सबसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। रिसर्च ये कहती है कि आज के समय में जो 70% जॉब्स है ना वो एआई की वजह से प्रभावित होंगी, क्योंकि देखो 30% जो काम है ना वो पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाएंगे आने वाले समय में। छोटे से छोटा एग्जांपल देखो, पहले बैंक में कैशियर हाथ से नोट गिनते थे, फिर नोट काउंटिंग मशीन आ गई, ये क्या है? ऑटोमेशन है। अब एआई आगे बढ़ गया है, वो लोन अप्रूव करने लगा है, कस्टमर सर्विस देने लगा है, सब जो पहले काम ह्यूमन बींग्स कर रहे थे ये सारे काम अब एआई करने लगा है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा खुद कहता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा कहता है कि 2030 आते आते ना 170 मिलियन नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी एआई की वजह से, एआई से रिलेटेड। जैसे देखो एआई एथिसिस्ट मतलब एआई एथिक्स के साथ में काम करे ये देखने वाला, ड्रोन ऑपरेटर, जीन एडिटर, ये नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स हैं। बट पुरानी जॉब्स रिप्लेस भी होंगी, 92 मिलियन पुरानी जॉब्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बड़ी प्रॉब्लम देखो ये है कि टेक्नोलॉजी रॉकेट की तरह चेंज हो रही है, जल्दी जल्दी। जैसे जितना तेजी से रॉकेट भागता है ना उतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। और हमारा जो स्कूल कॉलेज का करिकुलम है वो देखो कितने सालों में एक बार बदलता है, और वो भी बदलता है तो बहुत थोड़ा बहुत। फोकस उसमें किस चीज पे होता है? फोकस इस चीज में होता है कि अकबर ने क्या कर दिया, बीरबल ने क्या कर दिया, वो सारी चीजें हैं। देखो ये जो ना एक रेस है जिसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे छूट गया है। हम अगर देखो टेक्नोलॉजी से मैच नहीं करेंगे, जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे करिकुलम अपडेट नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। ये पूरा जो मिसमैच है ना ये हाई स्कूल में ही शुरू हो जाता है। मतलब कॉलेज में प्रॉब्लम बाद में आती है, हाई स्कूल में ही प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। जैसे देखो एक सर्वे किया गया, सर्वे में ये पता लगा कि 93% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ना सिर्फ 7 करियर ऑप्शंस के बारे में पता होता है। 7 करियर ऑप्शन जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, लॉयर है, बस इस प्रकार के 7 प्रोफेशंस के बारे में पता होता है 93% स्टूडेंट्स को। और आज देखो आप मानोगे नहीं, दुनिया में ना 20,000 से ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं। सोचो एक बच्चा जो बेहतरीन म्यूजिशियन बन सकता है उसको हम जबरदस्ती आईआईटी की रेस में दौड़ाते हैं। वो एक एवरेज इंजीनियर बनता है और दुनिया एक अच्छा म्यूजिशियन खो देती है। सिर्फ 7% स्टूडेंट्स को स्कूल में फॉर्मल करियर गाइडेंस मिलती है।
तो यहीं से दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं, देखो आज ना स्मार्टफोन बहुत सस्ते हैं, स्मार्टफोन्स बहुत सस्ते हैं, गवर्नमेंट एआई लैब्स भी खोल रही है, टूल्स डिजिटल हो गए हैं, बट हमारी जो सोच है ना वो एनालॉग है, वो अभी पुरानी है। फोकस अभी भी एग्जाम सेंट्रिक चीजों पे है, रोट लर्निंग पे है, रट्टा मारो एग्जाम पास करो, स्किल्स पे फोकस नहीं है। इवन जो ये कोर्स वाले प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे यूडेमी है, कोर्सेरा है, इनकी ऐड आपने देखी होगी। शुरू में तो देखो इनकी भी वैल्यू थी, लेकिन अब इनकी भी वैल्यू कम हो गई है। तो अब बात करते हैं सरकार के एफर्ट्स की। देखो ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, सरकार कर तो कर रही है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। सरकार ने स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया, मुझे तो लगता है ये मिशन कोई खास इसने किया नहीं है। इंटेंशन अच्छी थी, लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया उतना ये मिशन। टारगेट था 2022 तक 400 मिलियन लोगों को ट्रेन करना, बट टारगेट पूरा नहीं हुआ। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मतलब इतनी सारी स्कीम्स हैं कि क्लैरिटी नहीं है। एक इससे अच्छा तो एक ही स्कीम चला देते, यूनिफाइड स्कीम होती, इंटीग्रेटेड स्कीम होती, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की अलग अलग लेवल पे स्कीम काम कर रही हैं। तो प्रॉब्लम अभी तक सोल्व नहीं हुआ है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है बल्कि टाइम बॉम्ब बन गया है, क्योंकि यूथ को स्किल नहीं दे पाए तो वो क्या करेंगे, उससे देखो सोशल अनरेस्ट होगा, वो क्राइम के रास्ते पे चलेंगे। एक हिस्टोरिकल एग्जांपल आपको देता हूं, 1990 के समय ना, उस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था। रिजर्वेशन के खिलाफ ना स्टूडेंट्स सड़कों पे उतर आए थे, हिंसा हुई, आगजनी हुई। ये दिखाता है कि यूथ लेड प्रोटेस्ट ना देश में कितनी इंस्टेबिलिटी ला सकता है। अगर यूथ प्रोडक्टिव नहीं होगा ना, तो देश की इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, हम मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। सोचो, करोड़ों पढ़े लिखे लोग लेकिन बेरोजगार, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगा, उनके अंदर गुस्सा होगा। इससे क्या होगा, इससे हमारा देश इनस्टेबल होगा, देश में सोशल अनरेस्ट आएगा, तो बल्कि और कम इन्वेस्टमेंट आएगी, देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। तो सॉल्यूशन क्या है, राइटर ना 6 सॉल्यूशन देते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन राइटर देते हैं, एक ना कोहेसिव नेशनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मतलब समझ गए, इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाओ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री की डिमांड्स सबको आपस में जोड़ के एक कोहेसिव नेशनल स्ट्रेटेजी बनाओ, जो अभी नहीं है हमारे देश में। दूसरा, कोलैबोरेशन। देखो पहले आर्टिकल से मिलते जुलते पॉइंट है ना, कोलैबोरेशन करो। कोलैबोरेशन किसका, गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का, एकेडमिया का, तीनों को मिलकर काम करना होगा। फिर है करिकुलम। करिकुलम को अपडेट करो बहुत तेजी से। ऐसा करिकुलम लेके आओ जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस हो, क्रिएटिविटी पे फोकस हो। फिर है टीचर ट्रेनिंग। सोचो, अगर पायलट को नया प्लेन उड़ाना ना सिखाया जाए तो क्या होगा। वैसे ही देखो, हमारे टीचर्स अगर अपडेट नहीं होंगे तो वो स्टूडेंट्स का फ्यूचर कैसे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं, एआई प्रूफ स्किल्स प्रोवाइड करो। एआई देखो सब कुछ ऑटोमेट कर देगा, पर वो क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन ये सब नहीं ला पाएगा। तो एआई प्रूफ जॉब्स की हमें आवश्यकता है। फिर इसके बाद में करियर गाइडेंस इकोसिस्टम। हर स्कूल में प्रोफेशनल करियर काउंसलर होने चाहिए, जो स्टूडेंट्स को उनके एप्टीट्यूड और मार्केट की नीड्स के हिसाब से गाइड करें। तो राइटर लास्ट में बोलते हैं, देखो ये जो डेकेड है ना, ये डिसाइसिव डेकेड है। मतलब अगले 10 साल डिसाइड करेंगे कि इंडिया कहां जाएगा। इंडिया की यूथ यानी आप लोग या तो देखो एआई ड्रिवन वर्ल्ड में बढ़िया परफॉर्म करोगे या फिर पीछे छूट जाओगे। चॉइस हमारी है, हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक रियल एसेट की तरह यूज करते हैं या फिर इसको व्यर्थ होने देते हैं और डिजास्टर का वेट करते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।